हेलो दोस्तों, मैं जतिन गिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं निम्बस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, जो हमने एक बहुत ही क्यूरेटेड सीरीज आपके लिए शुरू करी थी अभ्यास, तो अब इसमें 2 डेज हो चुके हैं। 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2 डेज के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द डे 3। अब हम डे 3 के बाद करेंगे एक और आपके लिए हम 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। वही 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन आपने देखना है, वीडियो पॉज करनी है, आपको टाइम देंगे, आप सॉल्व करेंगे, फिर क्यों ये क्वेश्चन डाला गया, व्हाई दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई ट्रिक्स, कोई कोई बेसिक नॉलेज, कोई फैक्चुअल नॉलेज, किससे ये क्वेश्चन निकल रहा था लास्ट में, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इन 3 एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखेंगे और आइए हम यहाँ पे डे 3 शुरू करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक बार मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक बार आप क्या करें, इसको रीड कर लें और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप इसको अटेम्प्ट कर चुकेंगे। अब देखो, जब भी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे ना, प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले कमेंट्स में डालना है कि भाई आपने क्या अटेम्प्ट करा। ओके, चलो अब क्वेश्चन को रीड करेंगे जी। विद रेफरेंस टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन विच आर द ग्राउंड्स फॉर इट इन इंडिया। मतलब कि सीधी सीधी भाषा में क्या कह रहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन करके कोई चीज़ है, ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो किस किस ग्राउंड्स पे लग सकती है। अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हो फॉर द रीजंस, क्या है कि वो कोई क्राइम कर सकता है, कुछ चीज प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर रहे हो, तो वो किस किस ग्राउंड्स पे हो सकती है। तो देखेंगे एक बार ऑप्शंस क्या थी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ओके, दूसरी क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लास्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज। तो देखो, ये दो तो बहुत ही क्लियर है, मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसमें तो आपको कोई भी मतलब संकोच नहीं होना चाहिए जब आप इनको करेक्ट मार्क कर रहे हैं। ओके, ये जो चीज है, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि यार एसेंशियल सर्विसेज के लिए, कि मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विस के लिए किसको प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि एसेंशियल सर्विसेज में क्या आता है, एसेंशियल सर्विसेज में क्या आता है, एसेंशियल सर्विसेज में आता है हमारा हेल्थ। असेंशियल सर्विसेज में हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कोविड के टाइम पे असेंशियल सर्विसेज क्या थी, मास्क प्रोवाइड कराना, अपना जो सैनिटाइजर हम यूज़ करते थे, डोलो जो कि पैरासीटामोल है वो यूज़ करते थे, वो सब प्रोवाइड कराना असेंशियल सर्विसेज में आ जाएगा। हेल्थ के अलावा और जो हमारी डेली नीड्स हैं, जैसे कि दूध, अंडा, ब्रेड, ये सब चीज़ें, ये भी असेंशियल में आ जाएगी। तो जो भी पर्सन पोटेंशियली इनको हार्म कर सकता है, ओके, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, पोटेंशियली, उसने करा नहीं है, क्योंकि फिर तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। उसने कर दिया तो वो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ी होगी, फिर वो अंडर क्राइम होगी, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि वो कर सकता है, इनकी सप्लाई को हर्ट कर सकता है। ओके, तो हम ये बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट हमें अटपटी लग सकती है, बट नाउ हियर इन लाइज द ट्रिक। जब ये ठीक है, ये ठीक है, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शंस में है, इनमें तो है नहीं, तो इसी ऑप्शन में है, तो ये ठीक हो गया। 1 एंड 2 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये इकट्ठे किसमें है, इसमें है, तो ये ठीक हो गया ना। तो इससे कि थोड़ी बेसिक नॉलेज, अगर यहां डाउट भी है, अगर ये डाउट भी है, तो आपका क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही भी अटेम्प्ट करा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही, डी ऑल। ओके, तो वाई दिस क्वेश्चन पंजाब टसल। अगर आप रिसेंटली न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो एक अमृतपाल इशू चल रहा है पंजाब में, जिसके चलते हमें क्या पता लग रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है। तो अब वाई दिस क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, हाउ टू सॉल्व इट। देखो, फैक्चुअल बेसिक नॉलेज थी अलॉन्ग विद द यूज ऑफ ट्रिक्स, जो मैंने आपको बता दिया है साथ में। तो ये तो देखो ऐसा है ना कि आर्टिकल 19 में एज इट इज ये ग्राउंड दिए हुए हैं, मैंने कुछ अपने आप से नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जब आप लक्ष्मीकांत करोगे तो एज इट इज वहां पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम।
तो देखो आर्टिकल 19 जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपकी मूवमेंट, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। सेकंड जो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22। उसके काफी क्लॉजेज हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है बताइए, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, कितनी है आप कमेंट करके बताइए। तो वो यहां पे बात हो रही है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, लॉज रिलेटेड टू द सेम, इन पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि NSA नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, इसके बारे में जरूर पढ़ना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाली वीडियोस में हम इस पे एक क्वेश्चन भी आपको देंगे। चलें जी आगे चलें, चलो जी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक बार इसको चलिए अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार इसको। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, कमेंट्स में आपने अपने आंसर्स लिख दिए होंगे। रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव वर्ड पे फोकस करना है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव मतलब नॉट विद एनीबडी एल्स, मतलब कि किसके पास नहीं है, मतलब कि राज्यसभा के पास ये पावर्स क्या है, राज्यसभा के पास ये पावर्स नहीं है। ऐसी कौन सी पावर्स हैं इन तीनों में से, उनकी हमने बात करनी है। फर्स्ट, वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, बिल्कुल सही। क्या ये है सिर्फ एक्सक्लूसिव लोकसभा की पावर है? यस, क्योंकि पहली बात डिमांड फॉर ग्रांट्स अगर आपको पता ही नहीं है कि ये ठीक है तो आपने इससे करना है कि ये क्या है, ये क्या है, फाइनेंशियल पावर है। तो फाइनेंशियल पावर में हमने देखा है कि जो राज्यसभा है उसके पास तो बहुत कम पावर है फाइनेंशियल, है ना। तो ये क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा के लिए ही होगी, तो इसको हम सेफली करेक्ट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे लेट से राज्यसभा से भी हुए जैसे मनमोहन सिंह जी, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं पास कर सकते थे? तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो 1 सही है, 2 गलत है। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अब ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन किसकी, ये एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा की है। ओके, तो ये भी सेफली यहां पे हमने कट कर दिया। बचा क्या, ओनली 1। आंसर क्या है यहां पे, ए। आंसर क्या आ गया जी हमारा, ए। तो ऐसे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं जरा हमने क्या ठीक अटेम्प्ट करा, बिल्कुल ठीक करा हमने। तो ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया, देखो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स, प्रीवियस ईयर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पे उन्होंने एक्सक्लूसिव पावर्स, मतलब कि जो एक, जैसे देखो हमारे क्या है ना, चेक्स एंड बैलेंसेज है, लेकिन फिर भी ऐसे शेड्यूल 7 है, या फिर अगर हम बात करते हैं 368 आर्टिकल हो गया, उसके अंदर काफी पावर्स, अमेंडमेंट पावर्स कुछ उनको दी गई है, कुछ यहां दी गई है, कुछ वहां दी गई है, तो उन पे क्वेश्चन आ जाता है। काफी बार क्वेश्चन हमने देखा है क्या है। उसी को एनालाइज करते हुए हमने आपसे क्या करा था, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व इट, एलिमिनेशन ऑफ थर्ड स्टेटमेंट। अरे यार ये भी बहुत अच्छा ट्रिक था, ये तो मैं भूल ही गया, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो एलिमिनेशन ऑफ थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप इस स्टेटमेंट को ही मान रहे हैं कि हाँ जी, कि क्या है, ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ राज्यसभा है, तो ये 3 कट जाएंगे और फिर ये रह जाएगा। ये भी अच्छा मेथड है जो मैंने आपका वो बताया, वो भी अच्छा मेथड। देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स व्हिच यू कैन फॉलो हियर। ओके, चलिए जी ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं व्हाट टू प्रिपेयर। चैप्टर ऑन पार्लियामेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम 2015-16 में हम जब प्री देते होते थे तब तो बहुत ही ज्यादा, तब तो कहते थे कि लक्ष्मीकांत करो मत करो, ये जरूर करके जाओ। तो ऐसा नहीं है, आज इसकी रेलिवेंस काफी कम हो गई है, लेकिन अभी भी काफी रेलिवेंस है, तो ये हमेशा ही करके जाना है। चलिए दोस्तों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड कर लो। मैं इसको साइड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद है कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहां पे पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि ये क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, मतलब कि जो इलेक्शन प्रोसेस है इंडिया में वो शुरू कैसे होता है। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि पहले क्या होएगा, सबसे पहले क्या होता है, ECI जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है ना कि हाँ जी आज से इलेक्शन है, इनकी डेट ये रख दी गई है। ठीक है, फिर आगे जो है सब प्रोसीजर फॉलो होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैंपेनिंग का टाइम रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ क्या बात हो रही है, कमेंसमेंट की, मतलब कमेंसमेंट का मतलब क्या है, शुरू जो होता है इलेक्शन प्रोसेस, उसकी बात हो रही है। तो रीड करेंगे एक बार स्टेटमेंट्स कि द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड नोटिफिकेशन इज इशूड बाय ECI। तो 2 चीजों की बात हो रही है, पहली रिकमेंडेशन
ऑफ इलेक्शन, दूसरा क्या है नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन। तो इन्हीं पे ही ये पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है कि भाई रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन कौन कर रहा है, ईसीआई। सेकंड, रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, ईसीआई। नोटिफिकेशन कौन डाल रहा है, होम मिनिस्ट्री डाल रही है सेंट्रल इलेक्शंस के लिए, और जो स्टेट होम मिनिस्ट्री है वो डाल रही है स्टेट्स के लिए। उसके बाद रिकमेंडेशन कौन डाल रहा है, ईसीआई। नोटिफिकेशन कौन इशू कर रहा है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्स। लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने, बोथ जो एक्सरसाइजेज हैं रिकमेंडेशन वो कौन कर रही है, ईसीआई। बोथ एक्सरसाइजेस कौन कर रही है, ईसीआई। तो अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। बताइए बताइए। ये क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रोबेबली काफी बच्चों का गलत हो सकता है क्योंकि थोड़ा अटपटा सा, थोड़ा सा एक क्रिस्पी सा क्वेश्चन है ये। तो बट अब देखो यहां पे क्या बात होती है कि रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कौन करता है, ईसीआई, और नोटिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो दिस इज द करेक्ट। तो इसमें ना अगर आप ऐसे सोचें कि यार नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ईसीआई कर रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा, आप खुद सोचो। यहां पे देखा हुआ ना, यहां पे लिखा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट कर रही है, नोटिफिकेशन ईसीआई कर रही है। ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रॉन्ग है बिकॉज व्हाट इज ईसीआई, ईसीआई इज ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी कैसे डिक्टेट कर सकती है कि इलेक्शन कब होंगे, वो कब नोटिफाई कर सकते हैं इलेक्शन कब होंगे। ओके तो ये बात है, हमने ये बात करनी है। दे कैन रिकमेंड, ओके दे कैन रिकमेंड कि भाई साहब इलेक्शन करवा लीजिए आप, वो ठीक है, बट कैन दे नोटिफाई कि इलेक्शन होंगे। कितनी ज्यादा पावर्स हम ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, कैसा हो सकता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई रिकमेंडेशन कौन करती है, ईसीआई। हाँ जी चलो ये तो ठीक लग रहा है। उसके बाद क्या बात हो रही है कि भाई होम मिनिस्ट्री और होम डिपार्टमेंट कर रहा है। अरे यार ये भी बात है, अगर ऐसी ही बात होती तो जब होम डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, जो करंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो तो अपनी मर्जी से इलेक्शन करवा लेती, 5 ईयर टेन्योर पूरा होने से पहले करवा लेती कि चलो 3 साल हो गए हैं, आज हमने कोई अच्छे काम कर दिए, द पीपल इज विद अस, चलो अब इलेक्शन करवा देते हैं। ऐसा हो सकता था ना, पॉसिबिलिटी थी। तो ये भी गलत है। यहाँ पे लास्ट में कहा है कि सब पावर्स ईसीआई करती है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो कोई रोल होना चाहिए। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, जो हायर एग्जीक्यूटिव है, उनका भी तो रोल होना चाहिए। इतनी पावर ईसीआई के पास नहीं है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्यों क्वेश्चन आया। अरे ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, तो ये आपने करना है। हाउ टू सॉल्व इट, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन इज टू बिग अ थिंग टू बी लेफ्ट टू द ब्यूरोक्रेसी। वही बात जो मैंने आपको करी थी। ओके व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चैप्टर है लक्ष्मीकांत पे, वो कर देना है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1950 है उसमें प्रोसीजर की बात करी गई है। 1951 है जिसमें पेनल्टीज की, रिलीजन वगैरह और सब चीज़ों की बात करी गई है। उन सबको आपने प्रिपेयर कर लेना है। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज। यूटीज की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट, दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, दे वर डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी प्रोविंसेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो इस स्टेटमेंट में ना हम इसको क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे, एक तो फैक्चुअल नॉलेज लगेगी, एक थोड़ा सा हम लॉजिक लगा सकते हैं। फैक्चुअल नॉलेज कैसे लगेगी, फैक्चुअल नॉलेज लगेगी यार हाँ ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट तो ब्रिटिश रूल के अंदर था, ये फैक्चुअल नॉलेज है और आप इसको किसी तरीके से नहीं निकाल सकते। प्रॉब्लम आएगी आपको इन द सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है कि एक दो चीजें दी गई है, एक स्पेशल कैटेगरी, एक 1935 एक्ट। तो यहां पे मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग सी चीज बताऊंगा कि आप कभी भी नोट करना 90% ऑफ द टाइम जब भी यूपीएससी या कोई इवन स्टेट सर्विस भी क्या करती है, एक्ट दे देती है ना कि इट इज अंडर दिस एक्ट, वो स्टेटमेंट इज मोस्टली रॉन्ग। दैट स्टेटमेंट इज मोस्टली रॉन्ग। तो जब भी किसी एक्ट का दिया हो ना ऐसे रेफरेंस की ये इस अंडर एक्ट के अंडर आता है, तो दैट मीन्स इट इज टू कंफ्यूज यू। ओके तो प्लीज आप इस चीज पे ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, नो इट इज नॉट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ये क्या है, ये मेरे एनालाइज करे हुए पैटर्न की बात है। ओके जब हम प्री क्लियर करते थे तो हम इस चीज का बड़ा ध्यान रखते थे। ओके तो आप भी इसका थोड़ा ध्यान रखिए। ओके तो इसको हम करेंगे इनकरेक्ट।
दूसरा लॉजिक यहां क्या लग सकता है कि 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको थोड़ा याद करिए कि 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था कि यूनियन टेरिटरीज उनको डिसाइड करा गया था। तो 7th अमेंडमेंट में उससे पहले स्पेशल कैटेगरी तो कुछ था ही नहीं। अगर स्पेशल कैटेगरी होता तो वही चलता रहता ना, यूनियन टेरिटरीज में करने की क्या जरूरत थी। तो इस करके ये लॉजिक लगा के अभी हम इसको कर सकते हैं कैंसिल। तो आंसर क्या बना जी, 1 ओनली ए। चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। चलिए जी बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर ए। तो डिबेट्स रिलेटिंग टू यूटीज लाइक चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो अब आप देखेंगे कि न्यूज़ में ना बहुत सारा आता रहता है कि केजरीवाल साहब भी बोलते हैं कि यार हमारे पास तो ऑटोनॉमी नहीं है, इलेक्टेड जो हमारी असेंबली है उसके पास कोई पावर्स नहीं है। चंडीगढ़ का जो है बड़ा इशू उठ जाता है कि भाई पंजाब कहता है कि हमारी कैपिटल है। तो ये सब इश्यूज करके ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। हाउ टू सॉल्व इट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ट्राई टू रिमेंबर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अब इसमें यूटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है ना, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 239 से 241 तक। और 239 में भी 239AA बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 239AA जो है ना वो क्या करता है, दिल्ली, वो दिल्ली की यूटी को कवर करता है। तो ये तो बहुत ही ध्यान से आपने कर लेना है, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सबने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए एक बार इसको हम खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन, किसकी बात आ रही है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो स्टेट असेंबलीज की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन होगा उसमें, कितनी मात्रा में होगा, वो कॉम्पोजिशन है, उसकी यहाँ बात हो रही है। चलो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसको अंडरलाइन करना है, डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that all members of the legislative assembly for all states must be either elected or nominated by the governor। तो यहां तक तो ठीक थी स्टेटमेंट, समझ आ रहा था, ये तो सही है। पर यहां जाके थोड़ा फंस गए कि यार ये भी हो सकता है क्या। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आपको दो चीजें सोचनी पड़ेगी। एक, जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज है वो टेस्ट होगी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कितना याद है। क्या आपको वो चीज याद है जो हम 6500 पढ़ाते हैं कि भाई 60-500 का रेशो होता है। 60-500 मतलब ये क्या है, व्हाट इज 60 मिनिमम। ये क्या है जी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। ये क्या है, मैक्सिमम। तो जब ये दोनों चीजें हमारे पास है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, दैट मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी और कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये क्या है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट आइदर बी इलेक्टेड। यहां तक तो ये ठीक है, यहां तक अगर ये स्टेटमेंट आती है बिल्कुल ठीक थी। अब ये क्या कह रहे हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। आप इवन लोकसभा से कंपेयर कर लो, क्या लोकसभा में ऐसा कुछ होता है कि नॉमिनेट करता है कोई प्रेसिडेंट वगैरह, करता नहीं, राज्यसभा में करते हैं। जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ना, कल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑल के लिए, वो किस में करता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा का इक्विवेलेंट क्या होता है स्टेट असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां तो असेंबली की बात हो रही है। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो गया, नन। तो भाई दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है जी, कोई भी ठीक नहीं है। चलिए जी, अब बिल्कुल ठीक बात है जी, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न। देखो पीवाईक्यूज में ना ऐसा पूछते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, नहीं मेंशनड है, क्या उसमें ये दिया गया है, क्या उसमें ये नहीं दिया गया है। तो ये जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज होती है ना, इन पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके चलो, हाउ टू सॉल्व इट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 91st अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट आके एक बार पढ़ लेना ध्यान से। ओके, उसमें क्या गया था, 15% की भी बात करी गई थी।
15% मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, वो सब भी बातें करी गई थी, वो भी आपने पढ़नी है। सेकंड भी रॉन्ग है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। ओके, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह रट लो, और साथ में ना एक वो वाला चैप्टर भी आता है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, स्टेट आर्टिकल जिसको हम कहते हैं ना, आर्टिकल 75 हो गया, ओ सॉरी आर्टिकल 75 नहीं, आर्टिकल 160, आर्टिकल 163 होता है आई थिंक, हाँ आर्टिकल 163, 164, ये सब आर्टिकल्स आपने पढ़ लेने हैं। ओके चलो जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अटेम्प्ट करो इसको, बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये। चलिए जी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इमीडिएटली इनटू इफेक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इमीडिएटली इनटू इफेक्ट कब आता है, एमसीसी लागू कब से होता है, ये बात हो रही है। एनफोर्स, चलो एनफोर्स में वर्ड यूज नहीं करता, बट जब से वो अप्लाई होता है, ठीक है, एनफोर्समेंट इज होल डिफरेंट थिंग, बट अप्लाई कब से होता है, कम्स इनटू इफेक्ट कब से होता है, वो बात हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करेंगे, वंस द नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्टोरेट टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ अ हाउस इज इशूड, मतलब भी एक नोटिफिकेशन है जो इशू करी जा रही है ईसीआई के द्वारा, वो क्या कहती है कि इलेक्टोरेट कौन है, जो वोटर्स हैं, वोटर्स क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ अ हाउस, ठीक है। क्या तब आता है एमसीसी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। तब अगर आएगा तो उससे पहले कैंपेन तो हो गया ना, ओके, तो कैंपेन तो हो चुका है पहले, तो कैंपेन की बात है। एमसीसी है क्या, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, किसका कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए है भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कब होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तब होंगे जब कैंपेन आपका फ्री एंड फेयर रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब पार्टीज को अपना पक्ष जनता के सामने रखने की। तो ये क्या है, गलत। ऑलवेज एट द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ इन विच इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड। अब ये तो बहुत ही एम्बिगुअस हो गया। अब ईसीआई ने लेट से अनाउंसमेंट कर दी मिडल ऑफ द मंथ में, तो क्या वो जो 15 डेज है क्या उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बताइए, क्या वो 15 डेज का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं है। उसके बाद वंस द कैंडिडेट्स स्टार्ट फाइलिंग देयर नॉमिनेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरे नॉमिनेशन तो बहुत देर बाद होते हैं, बहुत देर बाद फाइल करते हैं। अब लेट से एक कैंडिडेट है, उसने नॉमिनेशन फाइल करा लास्ट डे पे, एक कैंडिडेट ने फाइल कर दिया फर्स्ट डे पे, तो जिसने लास्ट डे पे फाइल करा है नॉमिनेशन, तो क्या उस पे प्रीवियस टाइम जितना उसने कैंपेन करा है, क्या उस पे एमसीसी लागू नहीं होगा, है ना एम्बिग्यूटी, तो इसको काट देना है, एम्बिग्यूटी वाले स्टेटमेंट्स को काट देना है। अब लास्ट क्या है, वंस द ईसीआई अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, करेक्ट, ये है असली आंसर। अब आप कहेंगे कि यार ईसीआई अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस मतलब जब ईसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के जब उसके सीईसीज एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बैठ के करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताते हैं कि ये शेड्यूल होगा, इतने फेजेस में इलेक्शन होगा, तब से एमसीसी कम्स इनटू इफेक्ट, तब से एमसीसी लागू हो जाता है। तो आंसर क्या है जी इसमें, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, हाँ जी ठीक है हमारा आंसर। तो ये क्यों पूछा गया, क्योंकि एमसीसी का बड़ा क्रिटिक हो रहा है कि भाई इसको इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे, कोई कह रहा है लीगल कर दो, कोई कह रहा है कि ये कर दो, ऑपोजिशन काफी डिमांड्स कर रही है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। हाउ टू सॉल्व इट बेसिक नॉलेज बता दिया, साथ में मैंने आपसे निटी ग्रिटीज भी डिस्कस कर ली हैं। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स में प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, जो कि मैंने पिछले वाले में बताया था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लो, आरपीए एक्ट जो रेलिवेंट है उनके बारे में पढ़ लो। ओके चलो जी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करिए कंसिडर इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को और आंसर निकाल के कमेंट करिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करते हैं इसको सॉल्व करने का। विद रेफरेंस टू सीएम, पहली बात तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे, ये देखना है कि भाई चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोसीजर, ठीक है, पहला कीवर्ड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या है स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम। बताओ जी ठीक है ये,
तो इसको तो देखो यार, अब मतलब अगर आपको ये भी नहीं पता ना तो आपकी तैयारी बहुत खतरे में है, ठीक है। तो प्लीज इसको तो आपने देखते ही इनकरेक्ट मार्क करना है, तो ये गलत है। उसके बाद अ पर्सन हु इज नॉट a member of state legislature can be appointed as a CM for 6 months। बताइए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज चेक हो रही है, क्या ये ठीक है गलत है? बताइए बताइए बताइए, क्या ठीक है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी स्टेटमेंट, चलो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको याद नहीं रहता ना, अगर लेट्स से कि आपको याद नहीं है कि ऐसा कुछ था, तो करंट अफेयर्स से थोड़ा याद करा करो कि यार अभी एक केस हुआ था महाराष्ट्र में ना, कौन थे हमारे? उद्धव ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, इनका केस हुआ था बड़ा अच्छा कि ये लेजिस्लेचर से तो आए नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो दूसरे तरीके से आए थे। बीच में कोविड आ गया तो इनके लिए एक्सटेंड करा गया था थोड़ा टाइम, एक तो वो बात हो गई। उसके बाद कर्नाटका में भी कुछ ऐसा सा सीन हुआ था, वो भी आपने देख लेना है। तो क्वेश्चन बनते न्यूज से ही है, ओके, तो थोड़ा उस तरीके से भी आपने ध्यान देना है। उसके बाद हमने क्या बात करनी है? उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सीएम शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द लोअर हाउस। तो ये तो गलत ही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना। हमने देखा, जैसे मैंने आपको उद्धव ठाकरे साहब का एग्जांपल दिया, उद्धव ठाकरे साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। अब कैसे इस क्वेश्चन को निकालेंगे जब हमें पता है कि 1 गलत है, 3 भी गलत है, बचा गया 2 ओनली, यही ठीक है, ओके, यही ठीक है। तो अगर आपको ये पता होता ना कि ये भी गलत है तो 3 काट देते हम, 1 और 2 बचता, तो यही सबसे बढ़िया स्टेटमेंट लग रही है ठीक होने की। स्पेसिफिक प्रोसीजर तो हमें पता है कि दिया ही नहीं हुआ। अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया होता तो उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे साहब कैसे आ जाते? अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया होता, प्रोसीजर तो फॉलो ही नहीं होता ना, तो फिर इस करके 2 यहां से भी आपका आंसर निकल सकता था। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट करा है या नहीं। ठीक करा है जी, बिल्कुल ठीक करा है। सॉल्यूशन इज बी। क्यों पूछा गया? वही एकनाथ शिंदे एपिसोड हुआ था महाराष्ट्र में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू सॉल्व इट? चलो जी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, वही ठीक है। व्हाट टू प्रिपेयर प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर, जो मैंने बताया अभी आपको पहले, आर्टिकल 163, 164, इन सब की बात करनी है, ओके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज आर चार्ज्ड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां पे ना इस शब्द का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। चार्ज टू, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, मैंने लिखूंगा, बताओ क्या होता है? चार्ज टू का ऑपोजिट क्या होएगा? चलो हिंट दे देते हैं, ठीक है, ये हिंट है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। चार्ज टू का ऑपोजिट ये होता है, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? कोई बता सकता है क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छा, अगर हम लिटरल सेंस में बात करें तो इन दोनों में से ज्यादा बड़ी चीज, पावरफुल चीज क्या है? चार्ज टू। क्यों? क्यों? चलो बता देता हूं। क्योंकि जो चार्ज टू एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए किसी भी लेजिस्लेचर की हमें एग्जीक्यूटिव से पास कराने की जरूरत नहीं होती है, ओके। एग्जीक्यूटिव से पास कराना या पार्लियामेंट में पास कराना, उसकी जरूरत नहीं है जब हम ये फंड किन किन चीजों के लिए दे रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं। चार्ज टू ऑपोजिट क्या है? करो, कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ये मैंने हिंट दे दिया है, एमएफ क्या होता है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कौन सी चीजें चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट है? फर्स्ट रीड करेंगे, ओके, एमुलमेंट्स एंड अलाउंसेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है, बिल्कुल ये तो है। तो देखो प्रेसिडेंट है वो इतना बड़ा, डी ज्यूर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है ना। तो इतने बड़ी शख्सियत है, क्या उनके जो एक्सपेंसेस हैं क्या वो भी हम हर बार पार्लियामेंट के आगे रखेंगे कि आप पास करो? बताओ, नहीं ना। एक बार हमने पहले करवा लिया और वो चली जा रहा है। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट ठीक है, ये चार्ज्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो ये ठीक है जी। 1 ठीक हो गया आपका। जब 1 ठीक हो गया, ये आ सकती है या ये हो सकती है, ये कट गई आपकी, ये कट गई, तो 1 और 3 या 1 और 2। अब ये देखना है कि भाई या इसमें से कोई ठीक है या इसमें से कोई ठीक है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक बात कर रहा है। अब इन्होंने लिख दिया एंड हाई कोर्ट। अरे यार नहीं, यहां आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, यार हाई कोर्ट क्यों? ओके, हाई कोर्ट क्यों? यार हाई कोर्ट तो उसको तो स्टेट नहीं देखना चाहिए, उसको स्टेट को नहीं देखना चाहिए,
जो स्टेट्स हैं, जो कंसर्न्ड स्टेट्स हैं, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है? क्या जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज हो गई, क्या इनको नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप इस लाइन पे सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो सैलरीज और अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जज की है वो चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, लेकिन जो हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट के जज की है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे है चार्ज्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 2 कट गया, तो क्या बचा? थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सीएजी के एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्लूड होंगे किसमें? चार्ज 2 में। तो अब थोड़ा सा इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चार्ज 2 और चलो बता ही देता हूं मेड फ्रॉम, इन दोनों में क्यों ऐसा अंतर करा गया, क्यों ऐसे कुछ चार्जेस बना दिए जो जिनके लिए हमें बार बार एग्जीक्यूटिव की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका बनाने का एक सिंपल रीजन था कि ये जो बॉडीज हैं जैसे कि सीएजी, प्रेसिडेंट, ये किसी के दबाव में आके अपना काम मत करें। अगर मेरे को पता है कि मैं सीएजी हूं, मेरे को पता है कि मेरे ऑफिस का खर्चा ही सरकार चला रही है, जब तक वो पास नहीं करेंगे मेरे पास खर्चा नहीं आएगा, तो आपको तो बात सुननी पड़ेगी। धमकी क्या आएगी? अरे पैसा नहीं देंगे, ये करके दिखाओ, पहले रिपोर्ट सीधी करो अपनी। तो इसी करके ये वाली प्रोविजंस रखी गई थी। तो आंसर क्या है जी इसका? बी। चलो देखते हैं क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल सही। तो ये बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न है, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पहले आ चुका है। वही सेम चीज, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, तो इससे क्वेश्चन निकल जाएगा। हाँ जी, व्हाट टू प्रिपेयर में आता है इंक्लूजन्स अंडर सीएफआई, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इन तीनों को एक बार पढ़ो कि भाई कंसोलिडेटेड वाले में कौन कौन सी चीजें आती है, पब्लिक अकाउंट्स वालों में कौन सी चीजें आती है और कंटिजेंसी किसके पास आती है, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन, इन तीनों को कौन संभाल रहा है, ये सब बातें हमने करनी है। ओके चलो 9th क्वेश्चन, चलिए जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो एग्जेक्टिव कौन होता है? एग्जेक्टिव कौन होता है? एग्जेक्टिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो क्या करते हैं? वो इंप्लीमेंट करते हैं चीजें जो पार्लियामेंट में डिसाइड होती हैं, कुछ स्कीम डिसाइड हो गई, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो कौन कौन सी डिवाइसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करी गई है, पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को दी है टू कीप देम इन चेक। उन डिवाइसेस की हम बात करेंगे, देखेंगे कौन सी डिवाइसेस हैं। चलो जी, फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा 0 और हाफ एन आवर डिस्कशन, सीएजी अमेंडमेंट प्रोविजंस, पीएसी और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हैं। तो बताइए किस किस ने ये अटेम्प्ट करा? ये क्वेश्चन मैं स्पेशली सबका कमेंट्स में चेक करूंगा क्योंकि ये बड़ा ही टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसको सबने अटेम्प्ट करना है। ओके चलो लिखो। तो अब देखो, अब इसके ऑप्शंस देखो और ऊपर देखो, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो है ही, हम सबको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन है। 1 देखेंगे, 1 तो सब में निकला ही नहीं। देखेंगे अब यहाँ पे 0 आवर, तो हमें पता है कि 0 आवर में तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमें देखना है कि यार हाफ एन आवर, सॉरी एंड लिख दिया, हाफ एन आवर डिस्कशन जो है क्या ये भी है? हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या होता है? हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या होता है बताइए? हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या डिस्कस होता है? इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। यस बिल्कुल सही। तो जो इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस हो रहा है। तो जो इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है वो तो ऑपोजिशन ही डिस्कस करना चाहेगी, क्योंकि सरकार तो चाहेगी ना कि जो हो गया अब मूव ऑन करो, नेक्स्ट बात करो। तो ये क्या है? ये भी एक टूल है, तो ये भी ठीक है। अब क्या समझ आ रहा है कि 1 2 हो गया, फिर भी सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद सीएजी, तो सीएजी की अगर हम बात करें कि क्या सीएजी है, सीएजी पे लग सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि यार सीएजी तो एग्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं इसको, तो इसमें थोड़ा डाइसी हमें लग सकता है, तो इसको फिलहाल के लिए हम रोक देते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रोविजंस, ये बड़ा एम्बिगुअस लग रहा है कि यार अमेंडमेंट प्रोविजंस कैसे हो सकती है। अगर अमेंडमेंट हमें करनी है तो भी तो हमें रूलिंग पार्टी जो है उसके, क्योंकि रूलिंग पार्टी, वाई रूलिंग पार्टी इज रूलिंग पार्टी, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। और जब हमने अमेंडमेंट करनी है
तो उनकी मेजोरिटी तो हमें चाहिए ही, बिना मेजोरिटी के थोड़ी कोई बिल पास होता है। तो ये तो बड़ा एम्बिगुअस सा लग रहा है, इसको हम काट सकते हैं। तो 4 को एलिमिनेट करके देखते हैं, यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया, क्या बच गया 1 2 3 एंड 5। तो 1 2 CAG ठीक है, 5 ठीक है, निकल गया क्वेश्चन, निकल गया क्वेश्चन। इससे भी निकाल सकते थे, अरे भाई इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो लेजिस्लेचर के किस काम की है? इमरजेंसी प्रोविजंस तो देश की सिविल राइट्स लिबर्टीज को कटेल करेंगी, उससे एग्जीक्यूटिव पे चेक कैसे होगा? और इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो लगती कैसे हैं? क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई प्रेसिडेंट लगाएगा, और बोलेगा कौन लगाने को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं ये लगाने को, तो ये तो उन्हीं का ही टूल हुआ ना, तो ये कट हो गया। आंसर क्या बनता है आपका? बी। देखते हैं क्या हमने सही अटेम्प्ट करा है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, हमने सही अटेम्प्ट करा है। क्यों ये पूछा गया है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट? डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट गिर रहा है, ये एक कंसेप्ट है इन द पॉलिटिकल साइंस जो ये कहता है कि पार्लियामेंट की जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस है, पार्लियामेंट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। ओके, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। हाउ टू सॉल्व इट मैंने बता दिया है, एलिमिनेशन ऑफ बेसिक नॉलेज मैंने आपको करके दिखा दिया। व्हाट टू प्रिपेयर, अगेन चैप्टर ऑन पार्लियामेंट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, उससे आपने प्रिपेयर करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, रिमेंबर। चलिए दोस्तों रीड करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा? क्वेश्चन समझना ही यहां पे खेल हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है कि राइट टू वोट इनमें से किस किस के पास है जो कि बोथ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। ओके, पहला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं बात से तो नहीं लग रही। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो बताओ जी क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर हो सकता है इसका? ये पूछना क्या चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? इसमें आंसर बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं कि भाई राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इलेक्शंस टू द बोथ किसके होते हैं बताइए? इलेक्शंस टू द बोथ किसकी बात हो रही है यहां पे? बात क्या कर रहे हैं ये? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो चलो वाइस प्रेसिडेंट को भी छोड़ दो, वाइस प्रेसिडेंट को भी एक बार छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट पे फोकस करते हैं कि यहां पे बात क्या हो रही है? सिर्फ प्रेसिडेंट की बात हो रही है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, ओके, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है, उसमें कौन कौन आ सकता है? उसमें कौन आ सकता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस आ सकते हैं, अपर हाउस भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं आ सकते, तो इसको काट दो। ये निकल गया यहां से, ओके, ये निकल गया यहां से। उसके बाद क्या करना है? अब देखो, आपने इसका आंसर ऐसे निकालना है कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैं, लेट से आप क्या हो? आप एक मेंबर हो, ओके, मेंबर हो आप स्टेट लेजिस्लेचर के, तो क्या वो हर चीज में वोट कर सकता है कि नहीं? क्या वो हर चीज में वोट कर सकता है? कर सकता है। तो यही तो आंसर पूछ रहा है कि क्या आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वोट कर सकते हो? ओके, आप क्या कर सकते हो? लोकसभा के में भी वोट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? आप राज्यसभा के इलेक्शन में भी वोट कर सकते हो। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? यहां पे क्वेश्चन समझना है आपको। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं बताइए? क्या हम इलेक्ट करते हैं उन्हें? मैं कोई कुछ नहीं हूं, पार्लियामेंट में नहीं हूं मैं, क्या मैं इलेक्ट करता हूं? नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या है? डी। समझ आ रही है बात? तो यहां पे ये क्वेश्चन समझना था। चलिए जी, बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसी करके डाला गया था। ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहां पे यूज आ रहे हैं कि आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को कि भाई मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मतलब राज्यसभा में कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। लास्ट में चैप्टर ऑन पार्लियामेंट। तो इस डे में हमने मेजरली इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस करा है। 10 क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं। मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।